अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मलिक मोहम्मद कामरान। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मुफीद वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक स्कॉलरशिप के बारे में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूं इंडिजीनियस स्कॉलरशिप की, क्योंकि एचईसी ने अभी अभी अनाउंस किया है हेड टेस्ट, जो कि 17 ऑफ अक्टूबर को हो रहा है। तो आज की वीडियो में मैं डिटेल से इसी पे बात करूंगा कि हेड टेस्ट क्या होता है और हेड टेस्ट का क्या बेनिफिट है और ये किस तरह से इसके लिए बेनिफिशियल होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों ने शुरू से एंड तक तमाम देखनी है, क्योंकि मैं इसमें हेड टेस्ट का सिलेबस भी बताने जा रहा हूँ। तो वो तमाम लोग जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा यूट्यूब चैनल मलिक मोहम्मद कामरान जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो उनकी तक बआसानी पहुंच सके। फ्रेंड, एक्चुअली एचईसी हर साल इस तरह के स्कॉलरशिप देता है एमफिल और पीएचडी वालों को। इसमें ये होता है कि एचईसी आपको मंथली को स्टिपेंड देता है 18,000 का, और इसके अलावा आपकी बुक्स, एक लैपटॉप, आपकी सेमेस्टर फीस, हॉस्टल फीस, वो भी आपकी एचईसी पे करता है। 3 साल या 4 साल में आपको पीएचडी कंप्लीट करनी होती है। पीएचडी कंप्लीट करने के बाद जो जॉब होती है वो आपको एचईसी देता है, किसी यूनिवर्सिटी में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात करता है। तो इस स्कॉलरशिप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका फ्यूचर सिक्योर होता है। आपको पीएचडी करने के बाद जॉब नहीं ढूंढनी पड़ती, किसी भी जगह पे आपका सिलेक्शन बोर्ड होता है और एचईसी आपको जॉब दे देता है 3 साल के लिए। उसके बाद आपका 3 साल का कंट्रैक्ट दोबारा से इंक्रीज होता है, 6 साल का आपको कंट्रैक्ट कर देते हैं, और इस 6 सालों में आप उस यूनिवर्सिटी के प्रॉपर सिलेक्शन बोर्ड से गुजर कर आप वहाँ पे परमानेंट फैकल्टी टीटीएस या बीपीएस पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी तैनात हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा इस स्कॉलरशिप का ये है। इसके अलावा आपको रिसर्च के जितने भी अखराजात होते हैं, आपके स्टे, आपकी लिविंग, डेली बुक्स वगैरह का भी देता है, और आपके सुपरवाइजर को भी बहुत बेनिफिट होता है और उसको भी कुछ स्टिपेंड दिया जाता है। तो आज की वीडियो हम इस पे है, तो आप लोगों ने ये वीडियो ज़रूर देखनी है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल मलिक मोहम्मद कामरान ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। मार्च में फ्रेंड्स, ये इंडिजिनस स्कॉलरशिप था। एचईसी ने एक इंडिजिनस स्कॉलरशिप होता है हर साल। एचईसी इसमें पीएचडी और एमफिल के स्कॉलरशिप देते हैं, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। 2018 में आया था, उसके बाद 1 साल की ब्रेक लगी थी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी थी उसके लिए। इसमें जो लोग जिन्होंने अप्लाई किया था, वो जो एनरोल्ड हैं पीएचडी में, या जो 18 ईयर एजुकेशन मास्टर और एमफिल जिन्होंने कंप्लीट किया है, या जो मास्टर में एनरोल हैं, या जिनका मास्टर 18 ईयर में एनरोल हैं, या जिनका मास्टर 16 ईयर कंप्लीटेड है, इसमें अप्लाई किया। और अप्लाई जैसे ही एंड हुआ, ऑनलाइन प्रोसीजर था, एटीएम के जरिए या जो भी प्रोसेस था उसमें पैसे जमा करवाने थे। तो एक एप्टीट्यूड हेड एचईसी ने कंडक्ट करवाना था। इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन थी। जिन लोगों ने अप्लाई किया था उन सारों को पता है, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो एचईसी की वेबसाइट को विजिट करते रहा करें, मेरी यूट्यूब चैनल को विजिट करते रहा करें। इस तरह के जो स्कॉलरशिप होते हैं मैं उनके बारे में बताता हूँ। तो आज एचईसी ने अनाउंस किया है इसकी डेट, टेस्ट की डेट। तो 17 ऑफ द अक्टूबर उन्होंने कहा कि मोस्ट प्रोबेबली एक डेट है जिसमें हम ये टेस्ट लेंगे। टेस्ट में क्या क्या होगा, पैटर्न क्या होता है, किस तरह से टेस्ट को कवर किया जाएगा, या क्या सीन सिस्टम होगा, किस तरह से उन्होंने डिवीजन की है, ये सारी आज की वीडियो में बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं जो सिलेबस है, जो एचईसी ने दिया हुआ है एक क्राइटेरिया के यहाँ यहाँ से टेस्ट आएगा, उसका जो सिलेबस है मैं उसको भी टच करूंगा, उसके बारे में भी बात करूंगा। ये कोई इतना मुश्किल नहीं होता, बहुत ही आसान सा होता है, लेकिन आपको थोड़ी कंसंट्रेशन से 2-4 दिन पढ़ना होता है, स्टडी करना होता है, आपको बैठना पड़ता है, और आपको थोड़ी चीज़ें होती हैं जो आपको दोबारा से रिमाइंड करनी पड़ती हैं, जो आप भूल चुके होते हैं। तो बैच 6 चल रहा है। हायर एजुकेशन कमीशन कहता है कि जी 5000 स्कॉलरशिप फेज 2 बैच 6 एडवर्टाइजमेंट, जिसको मैंने आपने बताया, क्योंकि बहुत अरसा हो गया तो लोग एडवर्टाइज को भूल जाते हैं, मैं भी भूल गया था। तो जब मुझे एचईसी की ईमेल आई तो मुझे याद आ गया, वाह दैट्स नाइस। तो हैट इसको कहते हैं, हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट। हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द एप्लीकेंट ऑफ इंडिजिनस 5000 बैच 2 phase 2 batch 6 is scheduled on 17 October 2020 tentatively। ये इसकी डेट है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिव्यू देयर हेड टेस्ट कैटेगरीज एज पर बिलो टेबल। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना डिसिप्लिन हैं, सब्जेक्ट्स हैं, तो हर टेस्ट का जो अलग अलग वो होता है, क्राइटेरिया होता है। जो हेड 1 है उसमें इंजीनियरिंग, आईटी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स हैं।
जिसके टोटल मार्क्स 40 से 100 होंगे, लेकिन क्वांटिटेटिव रीजनिंग इसमें ज़्यादा होगी। उसमें क्वांटिटेटिव जो रीजनिंग होगी मीन मैथमेटिक्स जो होगी उसमें 40% होगी, और वर्बल रीजनिंग 30% होगी, एनालिटिकल रीजनिंग 30% होगी। तो अगर हम दूसरे को बात करें उसकी हेड 2 की, हेड 2 में मैनेजमेंट साइंसेस और बिजनेस एजुकेशन आता है, जिसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग 30% होगी, वर्बल 30 होगी, एनालिटिकल 40% होगी। जो हेड 2 है जिसमें मैनेजमेंट साइंस और बिजनेस एजुकेशन आता है, उसका एनालिटिकल जो पोर्शन है वो ज़्यादा होगा। हेड 3 जो है, हेड 3 में आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में क्लिनिकल एंड अप्लाइड दोनों साइकोलॉजी आ जाती है। इसमें क्वांटिटेटिव मैथ का पोर्शन बहुत कम होगा, 25% होगा मैथ का पोर्शन, और 40% वर्बल यानी कि इंग्लिश का जो पोर्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और जो एनालिटिकल का पोर्शन है वो 35% होगा। अगर हेड 4 की बात करें, जिसमें एग्रीकल्चर साइंसेज, वेटरनरी साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज में केमिस्ट्री आती है, मैथ, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस कैटेगरी 1 में है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें 30% क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, मीन के मैथमेटिक्स है, 40% वर्बल रीजनिंग है, और 30% एनालिटिकल रीजनिंग है। इसकी भी टोटल मार्क्स 100 हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा स्कोर करना है। आप लोगों ने सबसे पहले कैटेगरीज देखनी है, आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, और उस हिसाब से आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है, अपने आप को रेडी करना है। अगर रोल नंबर स्लिप की बात करें तो वो कहते हैं रोल नंबर स्लिप विल बी सेंट टू एप्लीकेंट विया ईमेल। अगर आपको एक और बात मैं आपको बताता चलूं, अगर आपने किसी वजह से जो अपनी आपकी कैटेगरी है आपने गलत लिख दी, या कोई भी आपने प्रॉब्लम है की है, तो 8 तारीख से मीन 9 तारीख 9 ऑफ द अक्टूबर 5 बजे से पहले पहले आप एचईसी के ऑफिस में जाएं। H8 में जो ऑफिस है एचईसी का, उसमें जाके आप अपनी इंक्वायरी सबमिट करवा सकते हैं, और आपका कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको इरेडिकेट करवा सकते हैं। आपकी किस किस्म की चेंजिंग करनी है आप करवा सकते हैं। उसके बाद एचईसी आपको इंटरटेन नहीं करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी, बातें समझ आ गई होंगी। अब मैं बात करूँगा कि किस तरह से एचईसी ये जो स्कॉलरशिप्स होती हैं इसमें से जो टेस्ट होता है वो किस तरह से होता है, और उसके सिलेबस पे मैं बात करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करेंगे क्वांटिटेटिव जो पोर्शन हमने देखा था, जो हमने क्वांटिटेटिव रीजनिंग में कहीं 40, 30, 25, 40, तो हम सबसे पहले क्वांटिटेटिव रीजनिंग को देखते हैं जी। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप लोग। मेरा जो है ना मैथमेटिक्स से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ से बहुत अच्छा स्कोर किया। 30 में से 29, 28 मैंने 2 बार टेस्ट दिया, दोनों बार मेरा अच्छा स्कोर हुआ। इसमें तो डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस हैं, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन क्वेश्चन है, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जो है वो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल मैथमेटिक्स रिव्यू, उसमें से अरिथमेटिक। अरिथमेटिक बेसिकली जिस तरह से आप एवरेज कहते हैं, एवरेज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन, एवरेज के अलावा जो एक्सपोनेंट्स एंड रूट्स के क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह से रिपीटेड ऑफ 7 नंबर इंडिकेट द मल्टीप्लिकेशन दी 70 की जो वैल्यू है 15 है, 17 को 5 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से ये वैसे मैं दे रहा हूँ बेसिक, इसमें जो है ना वो आ जाता है, उसमें मैंने जो आपको बताया एवरेज से रिलेटेड है। और उससे जो नेक्स्ट है वो परसेंटेज है। परसेंटेज के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जी, जिस तरह से आ जाता है कि द वर्ड परसेंट मीन द 100, मतलब कि जिस तरह से ये आप देख रहे हैं टू कन्वर्ट अ डेसिमल परसेंटेज, ये 100 का मतलब 20 का जो 100 है 20% कितना होगा। जिस तरह से 20 डिवाइडेड बाई 100, कोई भी आपकी वैल्यू हो तो आप उसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो वो उसकी वैल्यू आ जाएगी जी 100, मतलब परसेंटेज भी आ जाता है। जो परसेंटेज में मैंने जो वो क्वेश्चन देखे हैं जो सबसे मुश्किल होते हैं, वो कहते हैं जी एक बंदा है उसकी सैलरी 25,000 है, 25,000 उसकी सैलरी है, तो अगर वो सैलरी इंक्रीज हो गई जी 15% या 25% इंक्रीज हो गई, तो उसकी न्यू सैलरी कितनी होगी। तो ये आपने ये वाला मैंने हाईलाइट किया हुआ है, टू इंक्रीज द नंबर बाय के परसेंटेज मल्टीप्लाई इट बाय 1 प्लस के परसेंटेज एंड टू डिक्रीज अ नंबर बाय के परसेंटेज मल्टीप्लाई इट बाय 1% के। आप इसकी एग्जांपल देंगे, फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट 20,000 है, तो 25% इंक्रीज होता है तो किस तरह से होना जी 20,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 25%। 1 प्लस 25% का मतलब है 1 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 100,
जो कि 0.25 बनेगा, तो हम फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, तो 25,000 आ जाएगा। दूसरा ये होता है कि जी एक बंदा है, उसकी जो सैलरी इंक्रीज हुई है 20%, और इंक्रीज होने के बाद उसकी जो सैलरी है वो 18,000 है, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या होगी। मैं इस तरह से क्वेश्चन जब आते हैं तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता था, लेकिन मैंने अपना कंसेप्ट क्लियर किया ये फार्मूला याद करके। तो सिंपल सा फार्मूला है, करंट सैलरी कितनी है डिवाइडेड बाय 1% इंक्रीज। वहां जहां आपने ये बताना है कि इतनी उसकी सैलरी है, इतनी इंक्रीज हुई है, तो टोटल कितनी बनी न्यू सैलरी, वहां पे आपने मल्टीप्लाई करना है। जहां आपको वो देख बताया गया हो कि ये इतनी सैलरी उसकी न्यू है, इतना इंक्रीज है, और ओरिजिनल सैलरी कितनी है जो पहले थी, तो करंट सैलरी डिवाइडेड बाय 1% प्लस परसेंट इंक्रीज और डिवाइडेड बाय 100, ये वाला आपने फार्मूला याद करना है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो आपके पास आ जाएगी। इसके अलावा जो है वो रेशियो और प्रोपोर्शंस हैं। रेशियो और प्रोपोर्शंस तो बहुत इजी हैं, दो वैल्यूज हैं, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू बी वैल्यू सी। इस तरह से आपने चंद एग्जांपल देख रहे हैं किसी भी बुक से। एवरेज से मैंने पहले बताया जी, एवरेज जिसको, ठीक है, इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बड़े आसान से होते हैं, लेकिन आपको टिपिकली देखने पड़ते हैं जी किस किस चीज से रिलेटेड पूछा जा रहा है। उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो अलजेब्रा से आते हैं जी। अलजेब्रा में मैं आपको चंद एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो बड़े इंटरेस्टिंग से और बड़े इजी से हैं। ये है कि व्हाट इज द सम ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 प्लस 3x2 माइनस 4x प्लस 2। इस तरह से ये जो दिया हुआ है, ये मैंने अलग से क्वेश्चन लिए हैं कि इस तरह से आपने करना है। तो आपने इसको वो करना है, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है अलजेब्रा की, आप किसी भी बुक से कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना है, उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, या डिवाइड करना है, या दो प्रोडक्ट हैं आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से भी समटाइम्स हैट में क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक और चीज़ है वो सॉल्विंग इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज किस तरह से, वो एक एग्जांपल कहता है कि इफ 1/2x प्लस 3 वाओ x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 प्लस 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। इस तरह से टू इक्वेशंस को आ जाता है जी। टू इक्वेशंस है उनको आपने मल्टीप्लाई करना है, या उनको आपने ऐड करना है, या उनको आपने वो करना है जी, जमा करना है। तो जिस तरह से कुछ इस तरह से भी आ जाते हैं कि इट वाज वेल हैज, तो मतलब आपको क्वेश्चन समझने में बड़ा टिपिकल होना चाहिए जी, आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। उसके लिए मैं जो रिकमेंड करता हूँ 10th की जो अलजबरा है, आप उसकी में प्रैक्टिस करें तो आप अलजबरा के क्वेश्चन कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो जो मोस्ट डिफिकल्ट पोर्शन है मेरे लिए वो ज्योमेट्री का है। अब ज्योमेट्री के पोर्शन को जब आप करते हैं तो उसमें मैं एक क्वेश्चन जो मैं बताता हूँ जी। उन्होंने कहा एक बंदा है, उसने जो है ना सीधा चल रहा है राइट की तरफ, सीधा चल रहा है जी, 4 किलोमीटर वो चला है। 4 किलोमीटर के बाद वो लेफ्ट हो गया। लेफ्ट होने के बाद जी वो 3 किलोमीटर लेफ्ट हो गया। अब उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। अब आप अगर देखें तो आप सोचते रहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, कि क्योंकि जब आपने वो कहता है जी वेक्टर का जिस तरह से हासिल ज़रब होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो उसका वो ये बड़ा टिपिकल होता है, हम ये कहते हैं उसने पहले 4 किया फिर इतना किया फिर इतना किया, कि शॉर्ट डिस्टेंस बड़ा बड़ा कंफ्यूजन सा होता है। ज्योमेट्री में मोस्टली इस तरह से आते हैं, लेकिन आप शेप ड्रा कर लें तो आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देख लें पॉलीगॉन्स आते हैं, को क्वाड्रिलेटरल्स आते हैं। इस तरह की शेप्स जो होती हैं वो बड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं। मैं फिर वही कहूँगा, जो आप मैट्रिक की जो आपके पास ज्योमेट्री है आप उसकी प्रैक्टिस करें, बेसिक्स आप उसकी देखें, तो आप ज्योमेट्री का अच्छा पोर्शन सॉल्व कर सकते हैं। ये पैरेललोग्राम की आप शेप देख सकते हैं। पैरेललोग्राम किस तरह से आता है, समटाइम्स वहाँ पे शेप बनी होती है, आपको वहाँ से चीज़ें सॉर्ट आउट करनी होती हैं। समटाइम्स शेप नहीं बनी होती, एक स्टेटमेंट लिखी होती है, आपको उस स्टेटमेंट से निकालता होता है जी रेक्टेंगल्स क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, किस तरह से दो लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं, उनको किस तरह से करता है कन्वर्ट, टोटल एंगल कितनी है, अगर इस तरह से एंगल हो जाए। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ज्योमेट्री के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। सर्कल्स भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिस तरह से यहाँ से रेडियस उसका निकालना होता है, कोड निकालना होता है, डायमीटर निकालना होता है, सरकमफेरेंस निकालना होता है किसी भी सर्कल का। तो आप यहाँ इस डायग्राम को भी देख के, इस स्क्रीन को भी देख के आप लोग एक आइडिया निकाल लेते हैं कि आप किस तरह से यहाँ से सर्कल की वैल्यू निकालेंगे। सर्कल से रिलेटेड जितने भी आप उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कुछ चंद एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। इफ 25% ऑफ 220 इक्वल 5.5% ऑफ एक्स, व्हाट इज द एक्स। तो एक्स कितना होगा। तो आपने यहाँ देखें एक सोल्यूशन भी लिखा हुआ है, वो कहते हैं जी एक्स जो होगा वो 1000 होगा। इस तरह से क्वेश्चन जो आते हैं
वो बड़े टिपिकल से होते हैं, लेकिन आपको सॉर्ट आउट करने होते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ आपने मैट्रिक की बुक से प्रैक्टिस करनी है। तो मैं उसको बहुत आइडियल समझता हूँ, जो मैट्रिक की बुक है मैं वहीं से प्रैक्टिस करके जाता हूँ। इस टाइप का कोई टेस्ट हो तो बड़े अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो जो मैथ का मैंने पोर्शन बताया है वो पोर्शन उसी में से ही क्वेश्चन आते हैं। ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, और इसके अलावा परसेंटेज हो गई, इसके अलावा परसेंटेज के अलावा एवरेज हो गया। इससे एक्स्ट्रा से यहीं से क्वेश्चन नहीं होते, ये वो हैं जो हमेशा हिट होते हैं। इसके अलावा अगर एनालिटिकल एबिलिटी की बात करें तो एनालिटिकल एबिलिटी कोई इजी चीज़ नहीं है, सबसे मुश्किल है। इसकी भी हर उसमें डिफरेंट परसेंटेज है हर टेस्ट में, कहीं 30 कहीं 40। आर्ट्स में बहुत अगर जब बात करें मैनेजमेंट साइंसेज और बिजनेस में तो इसकी बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। बेसिकली इसमें जज किया जाता है आपके ब्रेन को, दिमाग आपका जो है ना कहाँ पे फॉल कर रहा है, कहाँ पे राइज कर रहा है, राइज एंड फॉल कहाँ आ रहे हैं, क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ईच एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन इज अ लॉजिकल पजल बेस्ड ऑन गिवन सेट ऑफ कंडीशन। Like mathematical question, these questions have exactly one correct answer, which is what you need to select. अब मैं एक टेस्ट दे रहा था, वहां से बहुत ही सिंपल एनालिटिकल का क्वेश्चन था कि एक घर में दो बंदे रहते हैं, मियाँ बीवी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, और उनकी 7 बेटियां हैं, और हर बेटी का एक भाई है। तो उस घर में टोटल कितने बंदे रहते हैं, ये आपने बताना है। दो मियाँ बीवी हैं, उनकी 7 बेटियां हैं, और हर बेटी का एक भाई है, तो टोटल कितने बंदे हुए। Analytical questions are present in a group of 4 or 5 questions. Each group is based on short passage. एनालिटिकल में इस तरह से होता है, आपको एक पैराग्राफ दिया गया होता है, इस तरह से पैराग्राफ दिया गया है कि मैं आपको एक एग्जांपल भी बता देता हूँ। उसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है कोई एक अच्छा सा कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि as part of their sport physical 7 college athletes F, J, H, I, J, K and L are being weighed. In announcing the result of physical exam, the coach has given the following information. कोच को ये information देगी, none of the athlete is exactly the same as another athlete. K is heavier than L but lighter than K. I is heavier than J but F and G are heavier than H. हम इसको सॉल्व करते हैं, मैं आपको अपना मेथड बताता हूँ किस तरह से मैं सॉल्व करता हूँ। नन ऑफ एथलीट्स आर एग्जैक्टली सेम, कोई सेम नहीं है। के इज हैवियर देन एल। अच्छा, के जो है मैं इधर लिखता हूँ, जो मेरे पास के है, के वो है हैवियर देन एल। के इज हैवियर देन एल और बट लाइटर देन एच, बट के लाइटर देन एच, बट लाइटर देन एच। और नेक्स्ट है बट लेटर देन आई इज हैवियर देन जे। जो हाई आई है वो हैवियर देन जे है। अब हम दूसरी स्कीम देखते हैं, जो आई है वो हैवियर देन जे है। आई हैवियर देन जे है। बोथ एफ एंड जे, जी एफ एंड जी आर हैवियर देन एफ। एफ एंड जी जो है ना वो हैवियर देन एच एंड एफ एंड जी। अब हमें पता नहीं है एफ और जी का। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं इसमें से, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे पास स्कीम आ गई, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू। वो कहता है इसमें से कौन सा ट्रू, एफ इज हैवीएस्ट। अब हम यहाँ आते हैं, एफ इज हैवीएस्ट नहीं, एफ हैवीएस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एफ एंड जे, एफ एंड जे का हमें नहीं पता कि एफ बड़ा है या जी है, तो दिस इज रॉन्ग। एफ इज हैवीएस्ट नहीं हो सकता, जे इज द हैवीएस्ट। फिर वही कंडीशन है, एफ और जे का हमें कंपैरिजन का नहीं पता, तो ये भी नहीं हो सकता। आई इज द हैवीएस्ट, आई कैसे हैवीएस्ट हो सकता है, क्योंकि आई का और एफ और जे का आपस में नहीं कंपैरिजन, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है बोथ एफ एंड जी आर हैवियर देन, एफ एंड जी आर हैवियर देन एच, एंड आई इज द हैवीएस्ट भी नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने जिस तरह बताया, मोर देन 3 एथलीट आर हैवियर देन के। यहाँ आएंगे के से कितने एथलीट्स हैवियर देन नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ हम एल हैवियर है, दिस इज आल्सो रॉन्ग। मोर देन 3 एथलीट्स आर लाइटर देन के के इधर देखें तो हम 1 2 3, के से 3 उससे ज्यादा जो हैं वो लाइटर हैं, एच जे एफ।
सो हम कहते हैं जी ऑप्शन जो है, हम मैं कहता हूँ जी ऑप्शन जो ई है इज अ राइट ऑप्शन, कि इस स्कीम से हमें ये पता लगा मोर देन 3 एथलीट्स आर लाइटर देन के। सो अगर हम आंसर की तरफ हैं तो 1 इज ई, सो ई इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से आप लोगों ने सॉल्व करने होते हैं, जिस तरह से मैंने स्कीम बनाई है इस तरह से अगर आप स्कीम बना लें तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। जो इसका नेक्स्ट पोर्शन होता है एनालिटिकल रीजनिंग का, वो लॉजिकल रीजनिंग होता है। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन रिक्वायर यू टू एनालाइज एन आर्गुमेंट प्रेजेंटेड इन अ शॉर्ट पैसेज। एक पैसेज दिया गया हुआ है, उसमें से जो आपको कहते हैं जी आप इसका बेस्ट टॉपिक बताएं, इसमें किस चीज के बारे में बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन assumption ऑन विच द कंक्लूजन ऑफ दिस आर्गुमेंट इज बेस्ड, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई फ्लॉज ऑफ द रीजनिंग ऑफ दिस आर्गुमेंट, which of the following statement can be most reasonably inferred from the statement in given in the passage, which of the following statement if true would strengthen the conclusion of the passage, which of the following statement if true would strengthen the conclusion in the preceding arguments, which of the following statements would be the most important to know to evaluate the argument given in the preceding paragraph. Every logical reasoning question does not fit this mode, but you should try. अंडरस्टैंड, इस टाइप के जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पैराग्राफ से आप लोगों ने निचोड़ निकाला होता है, चीजें निकालनी होती हैं, ठीक है। अगर हम अटेम्प्ट की बात करें किस तरह से अटेम्प्ट करना है, तो असम्पशंस हमने देखनी है, असम्पशंस क्या आ रही हैं, इंटरफेरेंस क्या है, कंक्लूजन क्या है, सेंट्रल पॉइंट क्या है, कौन कौन सी चीज सपोर्ट कर रही है, आर्गुमेंट्स एंड इवेल्युएशन क्या है। ये वो चीजें हैं जो हमने देखनी है, कंक्लूजन, सेंट्रल पॉइंट, सपोर्ट, आर्गुमेंट, एवेल्युएशन, इंटरफेरेंस एंड असम्पशन। ये वो चीजें हैं जो हम जब अटेम्प्ट करते हैं इस लॉजिकल रीजनिंग को तो हम अपने माइंड में रखते हैं। हो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम, एवरीथिंग जो पोर्शन है वो वर्बल एबिलिटी है, इंग्लिश के बारे में है। बहुत मुश्किल है, मैं इससे बहुत भागता हूँ। द पर्पस ऑफ द verbal test is to evaluate and analyze your English comprehensive and understanding toward the language. The question will be basically asked to judge the sentence completion, analogy, critical reading skills. सबसे पहले सेंटेंस कंप्लीशन जी, एक सेंटेंस है, द मुल्तान इज वेरी, द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज डैश, क्या है जी, वेरी हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, इस टाइप का क्वेश्चन होता है जी। सेंटेंस कंप्लीशन करें, द पाकिस्तान इज प्रोग्रेसिंग डैश नील, पाकिस्तान इज प्रोग्रेस नील, आपकी भी मर्जी है। क्वेश्चन वहां पे आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, जो पॉसिबली ग्रामर को आपको चेक करना है, सारी चीजों को चेक करके आपने सेंटेंस कंप्लीट करना है। कुछ टेक्निक्स बताता हूँ सेंटेंस कंप्लीट। फ्यू चॉइसेस आर गिवन दैट कुड बी सिलेक्टेड फॉर कंप्लीशन एंड ओनली वन चॉइस इज करेक्ट आउट ऑफ द सेवरल चॉइसेस। यू हैव टू द कंप्लीट the stance by selecting the correct choice according to the grammar and vocabulary. vocabulary भी बहुत important चीज है। उफला, the vocabulary is very, अस्तगफिरुल्लाह, बस क्या बताऊँ आपको, मैं तो बहुत भागता हूँ इससे। तो बहुत सी चीज़ें ये होती हैं कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आंसर देखने से पहले आप उसको कंप्लीट कर लें अपने मुताबिक, फिर देखें अगर वो चॉइस वहाँ मौजूद है तो ऑटोमेटिकली आप विन। कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूँ। मुल्तान डैश अ वेरी हार्ड क्लाइमेट, मुल्तान हैज़ वेरी हार्ड क्लाइमेट। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ सॉर्टिंग इंफॉर्मेशन इज लर्निंग डैश इट, द लर्निंग टू रिपीट इट, रिपीटिंग इट, हाउ रिपीट, रिपीट मेरे ख्याल में one of the last least effective way of sorting information is learning to repeat it. Salman finished dash 2 of his published composition before his 20th birthday. Finished to write, finished to write or writing, to write 2 of his published composition before his birthday. तो ये sentence completion की example है। Analogy question. Analogy means similarity in examples or describing likeliness between two or more words. These questions ask the reader to analyze the relationship between two words in a pot and look for another similar equivalent pot of word. You are provided with the 5 other pair of the word. मतलब इस तरह से होते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, कहीं आपको एक जैसे वर्ड चूज करने होते हैं, कहीं आपको डिफरेंट अपोजिट चूज करने होते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। पहले synonyms है, उसके बाद describing qualities, clauses and member, antonyms describing intensity, function, manners, work, worker, place। suppose वो कहता है जी heavy, some pairs have same word in which one word describe the other। suppose heavy, heavy क्या हो सकता है, rain। class and member, electronics, कौन सा electronics, radio। describing intensity, smile, laughter। function, pen to write।
polite to speech, workplace, doctor mean clinic। सिंपल आप देख सकते हैं जी, हाइट माउंटेन्स, तो डेप्थ ट्रैंक शेड ट्री वेट एज स्पीड हाईवे एंड मिनरल माइन। सो मेरे नज़दीक जो है डेप्थ मीन ट्रैंक दिस इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह से बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हैं जो कि हैट के टेस्ट में आते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं एक्ट एक्शन, एक्ट एक्शन, सो थेरेपी थर्मामीटर ओब्लिवियन ऑब्वियस लिटर्जी लिटरेचर इमेज इमेजिन बाउल बाउडलेराइज। सो मेरे नज़दीक जो है फोर का जो है डी इमेज इमेजिन का ऑप्शन ठीक है। ठीक है, इसके अलावा आप 7 को देख लें, एक और एग्जांपल देख लें, ये लिख देते हैं 8 को हम देख लेते हैं जो है एनिमल मंकी जेब्रा जिराफा स्टेशनरी पेंसिल बुक कैप ट्री वुड। सो मेरे के नज़दीक जो है ना स्टेशनरी में पेंसिल दिस इज राइट ऑप्शन। इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और ये 10 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपके 8 भी ठीक हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है, आई अप्रिशिएट यू। और फिर पैराग्राफ, इसमें भी पैराग्राफ दिया होता है, टेक्निक्स टू क्रिटिकल रीडिंग एक्सरसाइज पैराग्राफ होता है, उसमें से फिर क्वेश्चन होते हैं। वही सेंट्रल आइडिया क्या है, स्पेसिफिक डिटेल क्या है, मेकिंग इंटरफेरेंस जो है, कंटेंट्स का मीनिंग क्या है, आथर किस चीज़ को अप्रोच कर रहा है जी, आप इसका टाइटल देख लें जी, ये टाइटल क्या है। जिस तरह से पैसिव वी आर प्रोफाउंडली ignorant about the origin of language and have to content ourselves with more or less plausible speculation। लैंग्वेज के बारे में कहा रहा है कि जी हमारी ओरिजिन क्या है, हमारी लैंग्वेज का, जो हमारी मदर टंग है या कोई भी लैंग्वेज है उसका ओरिजिन क्या है, बिल्कुल इससे नावाकिफ है। इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। वी डोंट इवन नो फॉर द सर्टेन व्हेन लैंग्वेज अरोज बट इट सीम्स लाइकली दैट इट गोज इवन नो फॉर सर्टेन वेयर लैंग्वेज इरोज likely goes back to the earliest history of man, perhaps half a million years। इस तरह से ये एक पैराग्राफ है, आप इसके देखते हैं, इसमें से हम किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 1, द मेन आइडिया ऑफ दिस excerpt is to provide evidence of the origin of language, to present the need of the language, to discuss how early man communicated, to present the culture of early man, to narrative the history of English। ठीक है, तो इस तरह से फिर क्वेश्चन आते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने बड़ी मेहनत से अपने मुझसे बहुत ज़्यादा इसको तरतीब दी है, बुक्स को बनाया है, क्योंकि मैं बहुत इसको इंटरेस्टिंग होता हूँ, ये मेरा इंटरेस्ट है इस टाइप के क्वेश्चन। एक्चुअली मैं जीआरई की तैयारी करता रहा हूँ, तो मैथमेटिक्स वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग को मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आपको ये एक ओवरव्यू की वीडियो थी, शॉर्ट थी, मैं इसमें आपको डिटेल नहीं बता सकता, इतना टाइम नहीं होता, वीडियो बोरिंग हो जाती है। बहरहाल मैंने वो तमाम चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं जो टेस्ट में आती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात का ज़रूर आइडिया हो गया होगा कि किसी तरह से टेस्ट होता है और किस तरह से आता है। अगर आप चाहते हैं कि जो हम डेली की बेस पे डेली का 1 या 2 टेस्ट हम करें, ऑनलाइन करें, तो आप नीचे कमेंट्स में अपनी राय से मुझे अपनी राय के बारे में बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन पे काम करूं तो डेली की एक वीडियो में ऑनलाइन सेशन लूँगा जिसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, सॉल्व करेंगे, आप लोग भी, मैं भी, इसमें मेरा भी फ़ायदा होगा, आप भी फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो है टेस्ट के बारे में आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए मेरा चैनल मलिक मोहम्मद कामरान ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।